2-3 दिन से बड़ी बेचैनी में हूँ। सुना है बद से बदनाम बुरा होता है, और फिर एक कहावत यह भी है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। इतने अरसे यहाँ पर मस्बत बातें करते रहे, पाकिस्तान के कौमी इदारों की कमर को मजबूत करते रहे, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए एडवाइस देते रहे, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते रहे। मुल्क के हालात बेहतर कैसे हो जाएं, गुड गवर्नेंस कैसे हो, हमारा मौजू तो नहीं लेकिन इस पर भी बात की। माशरे की बेहसी और नाइंसाफ़ी पर भी आवाज़ उठाई। GIDC का जब मामला उठा तो हमने GIDC की भी निशानी और निशानदही की। कभी मशहूर नहीं हुए, मशहूर हुए तो गलत वजह से, बस एक अफसोस। एनीवे, बात यह है कि मैं बात हमेशा करता हूँ वक्त की, और इस वक्त रियल एस्टेट का मौजू बहुत ही अहम है। हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि रियल एस्टेट के ऊपर थिंकिंग नहीं रही। प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा लोग सोचते नहीं है, विजन नहीं है। हम प्लाट करते हुए आखिर में उस 6 फुट के प्लाट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि दरअसल ये ज़मीन, इसका बिज़नेस करना कैसे है, इसके लिए कानून साजी कैसे करनी है, इसके लिए उसूल ज़वाबित किस तरह से वज़ा कर। नतीजा ये हुआ कि जो लोग कल तक शोर शराबा कर रहे थे, हाँ हम टैक्स देंगे, हाँ हम टैक्स देंगे, वो आज बेचारे जब छुरी के नीचे आए तो अब जनाब वैसे ही जैसे असद उमर साहब कहते हैं ना, चीखें निकल गई। मैंने बहुत समझाया, ये इस मामले में, इस झमेले में मत फंसना, अपने इदारे को, अपने निज़ाम को हमेशा गवर्नमेंट रेगुलेशन से दूर रखना, क्योंकि ये तुम्हें ताजिर सनतकार मानते ही नहीं है, तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री तक नहीं मानते, ये तुम्हें लोन तक नहीं देते, तुम क्यों इनके झमेलों में पड़ते हो? बोले हाँ हम फिक्स टैक्स रजीम पास करा के आ गए, हमने वजीर खजाना के साथ पापे खाए, हमने वजीर आजम के साथ चाय पी, हमने इमरान खान साहब को बुलाया, उनको अपने साथ बिठा के वादे लिए। मैंने कहा भाईजान फंस जाओ। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब मेजर हारून रशीद साहब, रिटायर्ड CEO एस्टेट, प्रेसिडेंट वॉइस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज, और आरिफ शिखानी साहब कन्वीनर हैं सिंध डेंजरस बिल्डिंग्स कमेटी के, और इसके अलावा सीनियर मेंबर आबाद। आरिफ शिखानी साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मैं पहले आपको वाज़ेह करता चलूँ कि मैं बड़े अजीब व गरीब किस्म के सवाल पूछता हूँ, इसलिए आप मोहतात होकर जवाब दीजिएगा। आजकल वैसे भी नज़र है, निगाह है इन बातों पर। मुझे सबसे पहले आरिफ शिखानी साहब आपसे ये पूछना है कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेस लागू हुए, शुरू में आप लोगों ने क्यों बसीरत नहीं दिखाई, विजन नहीं दिखाई, और इस चीज़ को क्यों नहीं भांपा कि आगे जाके आपको भी मुश्किलात पेश आएंगी और आम आवाम भी बहुत ख्वार होगी जब उनके ऊपर टैक्सेस लागू होंगे और उनको सबूत देकर प्लाट लेना पड़ेगा, सबूत देकर यूनिट लेना पड़ेगा। जी आरिफ शिखानी साहब। देखिए जी, आपने बात की टैक्सेस की। टैक्सेस जो लगाना काम है वो गवर्नमेंट का काम होता है, मगर आवाम को इतना नहीं पता होता कि क्या पीछे पॉलिसी चल रही है। अब जैसे जैसे ये काम बढ़ता गया, पिछले चंद सालों में टैक्स ही लगते रहे और लोग जो हैं काम अपना ना कर सके, प्रॉपर्टी रोज़ बरोज़ माइनस होती गई है। आप देख लें पिछले चंद सालों में प्रॉपर्टी में कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये काम जो है डिपार्टमेंट का है, उनको देखना चाहिए था। हमारा तो काम है बिल्डिंग बनाना, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टैक्सेस की भरमार है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, आप देख लें। मेजर हारून रशीद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ जनाबे वाला कि आप तो वैसे पीर बाबा के साथ भी काम करते हैं। पीर बाबा की 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, बाकी सब लोग थोड़े फंस गए ना। मैं कहता था पहले आपको कि आप लोग कितने भी ज़हीन हो जाएं, अक्लमंद हो जाएं, लेकिन पीर बाबा से ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते। अब बताएं, सिवाय उसके और कोई खिलाड़ी बचा रियल एस्टेट में? देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाता हूँ आपकी इसमें। देखें, प्रॉपर्टी में बिजनेस उस वक्त होगा, पहले मैं आपको गवर्नमेंट साइड और पहले ना इसकी अवेलेबिलिटी बता दें, लिक्विडिटी हो मार्केट के अंदर, क्योंकि जो एक्सेस मनी होती है वो प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है, बेस में। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एक्सेस मनी है वो ज़्यादातर ब्लैक मनी है, एक बात सही है।
तो ये सिलसिला हमारा 70 साल से चल रहा था। अब ये नई गवर्नमेंट आई तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन में थी, और फिर ये सारे टैक्सेस का सिस्टम आए जो आवा का आवा ख़राब था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारे आबाद के जितने मेंबर्स हैं और जितने लोग हैं, और ये हमारे चैम्बर्स के लोग हैं, उन्होंने जाकर बाकायदा ये जैसे आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर से मिले और उन्होंने कहा कि जी हम टैक्स देंगे, राइट। लेकिन देखिए टैक्स देने का मामला नहीं है, टैक्स उस वक्त देंगे ना जब काम होगा। अब काम होने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी के लिए आपकी कहाँ से लिक्विडिटी आती है? पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। FDI होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आपकी रेमिटेंसेस होनी चाहिए, रेमिटेंसेस रुक गई थी, अभी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह आनी शुरू हो गई। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होना चाहिए, ताकि आपकी जो पेमेंट्स है ना वो कम हो। प्लस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। आप देखिए आपका इंटरेस्ट रेट आपने 13.25 पे रख दिया है, और 13.25 बोरोइंग है 14% पे। अगर एक बिजनेसमैन 14% पे बोरोइंग करता है तो वो कितना कमाएगा, कब कमाएगा, अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस को कब ये उसको कॉप अप करेगा और कैसे टैक्स देगा। चलिए यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इसकी वजाहत आपसे लेता हूँ। पीर बाबा वाला सवाल आपने बिल्कुल डॉज कर, मैं समझ गया क्यों, और इसके साथ साथ इस मौजू पर भी बात करेंगे कि हुकूमत ने जो उसूल वज़ा किए हैं उनमें अब रिलीफ और रिलैक्सेशन का एलिमेंट कहाँ से आएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ये बसीरत है ना, विजन, ये बड़ी कीमती चीज़ है, और रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन के अंदर बसीरत की बड़ी ज़रूरत है। ब्रेक पे जाने से पहले मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब हमें बता रहे थे बुनियादी तौर पर कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा और दुश्वारियों का। मैं उनकी जानिब दोबारा से जाता हूँ। आरिफ शिखानी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, हारून रशीद साहब बता रहे थे बुनियादी तौर पर। मैं आप लोगों को पेचीदा सूरत में नहीं डालता, मैं ज़्यादा पीर बाबा का जिक्र नहीं करता, ताम उनकी बसीरत का मैं एहतराम ज़रूर करता हूँ कि उन्होंने अपना सारा सिस्टम सेट कर दिया। बाकी शहर के हिसाब से, बाकी मुल्क के लिहाज से अगर देखा जाए, रियल एस्टेट अभी बेपनाह दबाव का शिकार है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। इसकी रिलीफ के लिए, इसकी आसानी के लिए, इसमें एक्सेस देने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। आपके ख्याल से क्या हुकूमत को तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि रेगुलेशंस में रिलीफ लेकर आए, स्ट्रक्चर्स को ईजी करे, वर्क को सिंप्लीफाई करे? क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, इसमें हमारे को जो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जो मसला आता है वो NOCs का भी आता है। उन NOCs में आप देखें वाटर की है, के इलेक्ट्रिक है, SSGC है, इन्वायरमेंट है, सिविल एविएशन है, PAF है। हम ये जब तक काम करते हैं तो इसमें इतना टाइम लग जाता है कि हमारी जो प्लानिंग होती है सारी आउट हो जाती है, और रेट इस तरह बढ़ता जाता है। और जो क्लाइंट बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें आप बुकिंग दे रहे हैं, तो हम तो उनको बुक नहीं करते हम जब तक हमारी पूरी तैयारी ना हो। तो हमें डिपार्टमेंट से भी नहीं मिलता है, और ये तो सारी NOCs का मामला है। इसके बाद जब हम डिपार्टमेंट जहाँ से NOC और सेल के लिए हमें लेना है, वो जो नक्शा अप्रूव करना है, जी, उसके लिए हमें जो टाइम लगता है उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। तो इसके लिए और जो गवर्नमेंट चाहे तो मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि वन विंडो जब तक नहीं होगा ये हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। अच्छा, वन विंडो भी होना चाहिए और वन स्टेप भी होना चाहिए। वन स्टेप के माने ये हैं कि पहली दफ़ा आपकी हाजिरी होनी है, बार बार आपने वहाँ पर अपने जूते घिसने नहीं जाने, बल्कि कंप्यूटर के ज़रिए आजकल तो सारे नक्शे मिल जाते हैं। वो कंप्यूटर के ज़रिए ही नक्शा जो है वो मास्टर प्लान के पास भी जाए, वो कंप्यूटर के ज़रिए ही नक्शा BCA वालों के पास जाए, और बिल्डर का इंटरेक्शन नहीं हो, बल्कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो अपनी जो है वो नक्शा भेज दे, आर्किटेक्ट अपना नक्शा भेज दे, और अपना जो ये बाकी जो होता है अपना एयर कंडीशनिंग का और इसका उसका वेंटिलेशन का, मैकेनिकल का, ये लोग अपने अपने नक्शे भेजें, प्लम्बिंग वाला अपना भेजे। क्या कहते हैं आप? इसके लिए आसानी रहेगी ना? जी, इसमें यह है कि आबाद जो है ना इसी सिलसिले में पूरा साल वर्किंग की है उन्होंने, और हम अब ये चाहते हैं कि इसमें जितनी आसानी होगी बिल्डर को, जैसे कि आपने बताया कि आसानी है ना, तो पुश बटन हो गया ना, आपको भी तो नक्शा ही दिखाता है ना। देखिए आर्किटेक्ट आपको भी नक्शा ही दिखाता है। जी, हम एक दफ़ा जमा करवा दें अपने डॉक्यूमेंट, इसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, दुबई वगैरह में इसी तरह काम हो रहा है ना, फिर सुपरवाइजर की जिम्मेदारी वो करे। अब बिल्डर तो बार बार जा जाके वहां पर सफाइयां और वो तो नहीं दे रहा होता। हम सारे पेपर जमा करा देते हैं, उसको एक दफ़ा में KBCA को चाहिए, जो SBCA को, वो उसको देख लें। इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दें एक दफ़ा में। और उसके लिए आबाद ने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, हमारे पैटर्न इन चीफ मोहसिन शेखानी साहब और ये चेयरमैन हसन बख्शी साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसका ना रिजल्ट निकल के आता है। अच्छा, मैं
ज़रा हारून रशीद साहब आपसे पूछना चाहूँगा, बुनियादी तौर पर एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे पूछूंगा। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है ना, जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बुनियादी तौर पर वो अपने मुल्क में शायद ये डिक्लेयर नहीं करते कि उन्होंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ली है, लेकिन जिस तरह का उलझाव अब पैदा हो गया उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जवाब लेता हूँ, छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बड़ा पेचीदा सवाल मैं पूछ रहा था और मैं चाह रहा था कि हारून रशीद साहब इसका तफसीली जवाब दें। बुनियादी तौर पे जो मामला हमारे रियल एस्टेट को दरपेश है वो यही है कि कहीं ज़्यादा रेगुलेशन हो गई है, अब इसको थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हारून रशीद साहब, बात यह है कि अब आपको सजेशंस और सोल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि आज एम्फेसिस इसी पर होता है कि जी सोल्यूशन बताएँ। तो बताएँ जी सोल्यूशन। पहले आपने ओवरसीज़ का मामला मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन अब बहुत इजी हो गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर वो रेमिट करता है, कोई प्रॉपर्टी करता है, खरीदता है, तो देयर इज़ नो टैक्स ऑन देम। नहीं सर, आप फिर कंफ्यूज होगा। मैं दोबारा से बता दूं हारून रशीद साहब, मैंने ये बोला था कि वो लोग अपने मुल्क के अंदर उस पैसे को डिक्लेयर नहीं किए होते, वो पाकिस्तान उस पैसे को ब्रीफकेस में डाल के लाते हैं। जब वो आपके यहाँ डिक्लेरेशन भरेंगे या आपके यहाँ उनको रिवील करना पड़ेगा अपना पासपोर्ट नंबर, तो वो डेटा मैच हो जाएगा। वो अपने यूके, नॉर्वे और जो दीगर वेस्टर्न ममालिक हैं उनमें टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होते, ये अमाउंट उनका वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड नहीं होता, और पाकिस्तान की हर मुल्क के साथ टैक्स की जो है वो एग्रीमेंट नहीं हुई थी। ये मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से घबराए मैं ओवरसीज पाकिस्तान। नहीं, मैं आपको बताऊँ, मोस्ट ऑफ देम आर सैलरीड पर्सन, ठीक है ना, और ऑल सैलरी आर टैक्सेबल, तो मोस्ट ऑफ देम आर रजिस्टर्ड देयर ऑल्सो। ये आप मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं आई नो इट, मैं आई डील ओवरसीज पाकिस्तानी डेली। तो मान ली हमने आपकी बात मान ली, ठीक है ना। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, वॉइस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो मैं उनको डील डेली करता हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी वो 1 साल में 2 साल में आते हैं। इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन का नहीं है, इनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर है चीटिंग का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम चीटिंग का। दूसरा इनका प्रॉब्लम है डीवैल्यूएशन का। ये कोई प्रॉपर्टी आज खरीदते हैं, 100 रुपये का डॉलर था, आज 160 रुपये हो गया, तो इनकी प्रॉपर्टी की प्राइस तो नीचे आ गई, लेकिन क्या हुआ, क्या वो डॉलर की वजह से और इनको नुकसान हो गया, इसलिए वो होल्ड अप पे चले गए हैं। नहीं हारून साहब, मैं असल में बड़ा मासूम सा, छोटा सा, प्यारा सा बच्चा हूँ, तो मैं आपको बेसिकली ये बता दूं कि जो टैक्स रिटर्न्स ये लोग अपने मुल्क में फ़ाइल कर रहे होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये उसमें रिवील करते हैं कि पाकिस्तान में इनकी इतनी प्रॉपर्टी। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, आजकल तो मेरा हाथ जोड़ना भी बड़ा मशहूर हो गया। पर देखिए, जो उनकी जो अमाउंट होती है वो सैलरीड अमाउंट होती है, उस पर टैक्स पहले कटता है, फिर उनको अमाउंट मिलती है। वो अमाउंट वो यहाँ पर रिमिट करते हैं और उससे वो प्रॉपर्टी करते हैं, यहाँ पर उनको कोई टैक्स नहीं लगता। अभी उधर डिक्लेरेशन के अंदर वो डिक्लेयर करे या ना करे, दिस इज अनदर क्वेश्चन, और ये उसको मुझे देखना पड़ेगा कि वो उधर भी करते हैं या नहीं करते। लेकिन सिर्फ के मेरी बात थोड़ी मान लें आप, मेरी चले मैं आपकी बात मान ली, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा कि पाकिस्तान में इनको क्या प्रॉब्लम होता है। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस के व्हाट दे फेस देयर, व्हाट वी फेस हियर, व्हाट दे फेस हियर, उसको हम डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर इनको क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर इनको प्रॉब्लम जो बेसिकली होती है डीवैल्यूएशन की होती है। यहाँ पर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, उनको चीटिंग होती है। यहाँ पर 100 सोसाइटीज़ है ना अनाउंस हो चुकी हैं, सोसाइटीज़ की एनओसीज नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे चोर हैं, लेकिन आप देखें कि 30-40% जो सोसाइटीज़ जो या 50% सोसाइटीज़ जो यहाँ पर अनाउंस होती है, उनका वजूद ही नहीं होता है, और एंड ऑफ द डे वो दे कम टू नो कि ये इनके साथ तो चीटिंग हो गई है। दूसरा ये होता है कि क्योंकि वो इधर आ नहीं रहे होते, इनका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, तो बाज़ दफ़ा ये ना ब्रोकर्स को और है ना स्टेट एजेंट्स को ये पैसे भिजवाते हैं, उसके अंदर भी 20% 10% ऐसे होते हैं जो उनके पैसे लेकर भाग जाते हैं। मैं ये सिचुएशन बहुत है ना। फिर तीसरी चीज़ इनके ऊपर ये होती है कि ये जो प्रॉपर्टी लेते हैं, इनके ऊपर कब्जे होते हैं। तो ठीक है, अभी अब प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल शुरू हो गया जिसके अंदर कंप्लेन जा रही हैं, लेट्स सी कि उसका क्या रिजल्ट आता है। तो दे आर अभी जब एक चीज़ आवा का आवा पूरी मशीनरी ख़राब हो और उसको ठीक करने में तो टाइम तो लगेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लिक्विडिटी भी है, लिक्विडिटी पाकिस्तान में नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है,
बात यह है कि आपने कॉस्ट ऑफ ये इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया। देखिए आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी फ्लरिश करे, प्रॉपर्टी फ्लरिश करने के लिए जरूरी है कि लिक्विडिटी हो, एक्स्ट्रा मनी हो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मनी जो जाती है वो स्टॉक में सबसे पहले जाती है। स्टॉक आपका डाउन हो रहा है, स्टॉक क्यों डाउन हो रहा है कि जी आप है ना, एक बैंक है, देखिए स्टॉक में होल्डिंग बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग है। अब अगर इनको बैंक से अगर गवर्नमेंट इनको बोरो कर रहा है 14% में, तो वो स्टॉक में 11% में, 10% में क्यों काम करेगा? तो वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा निकाल रही है। मेरी ख्वाहिश जरूर है कि हम स्टॉक पे बात करें, लेकिन चूंकि आज मौजूद रियल एस्टेट का है तो नहीं, मेरा भी बड़ा शौक है स्टॉक का और मैं चाहूंगा कि आप वजाहत करें, लेकिन आज चूंकि हम मरकूज इस पर हैं तो आरिफ शिखानी साहब एक जाविया तो बताया, जाहिर बात है हारून रशीद साहब का इस पे एक्सपीरियंस है तो इन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की उसमें, और बिलखुसूस इनका इंटरेक्शन भी ज़्यादा है, इन्होंने चंद चीज़ें बताई जो कि बोन्स ऑफ कंटेंशन है। लेकिन मेन एम ये है कि अब इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। तो आपके नज़दीक कोई ऐसी तजावीज़ हों या जहन में कुछ ऐसे मेजर्स हों जिसके ज़रिए एक वन विंडो तो आपने बता दिया, सहल कर दिया जाए कारोबार, लेकिन इसके अलावा फ्रॉम दी एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलेशन कुछ ईज़ लाई जा सकती है? इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो फौरी रिलीफ दें। बिल्डर के लिए रिलीफ नहीं होगा तो आप समझ लें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना बिल्कुल इस टाइम पे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो आगे काम चल ही नहीं सकता है। और वन विंडो जैसे आपने कहा था तो वो भी इसका हल है। इसके अलावा अप्रूवल और एनओसी फॉर सेल, जिसमें हमें इतना टाइम लग जाता है कि कोई काम आगे होता ही नहीं है। इसके लिए टाइम फ्रेम भी होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि हमें भाई बताया जाए कि 2 महीने में आपको मिलेगा, 3 महीने में मिलेगा, हम काम कब स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो पता भी नहीं होता किसी को, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। और बाकी बातें ऐसी हैं कि जो मैं आपको इधर तो नहीं बता सकता, मगर आप देखेंगे इसमें जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो आगे हम चल ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। हमें तो फौरी काम चाहिए होता है कि डिपार्टमेंट से हमें फौरी रिलीफ मिले बस कि हमको। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, बात यह है कि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रेगुलेशन तो है, लेकिन जब आप फाइनेंस सीख करने के लिए जाते हैं, जो थोड़ा बहुत जिक्र हारून रशीद साहब ने भी किया कि जब पैसे चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट लगाने के लिए तो फिर इन्वेस्टरों को ढूंढना पड़ता है। क्यों ना ऐसे हो कि कोई इदारा इस तरह का हो, मौजूद तो है लेकिन वो उस लिहाज से काम नहीं कर रहा। आप लोगों ने तो उस इदारे के साबिक सरबराह को बड़ा बिल्ड किया, वो वहाँ जाके चेयरमैन बन गए कमेटी के, आप लोग बस खाली माजरत। फिर क्या करूँ मैं, फिर बसीरत का मसला है। जी आरिफ शिखानी साहब, बात यह है कि आप फाइनेंस कहाँ से लाएंगे बिल्डिंग बनाने के लिए? इन्वेस्टर्स का दरवाज़ा खटखटाना जी। फाइनेंस तो देखिए आजकल लोग लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि टैक्सों का इतना बड़ा मसला चल रहा है इस टाइम पे। हर आदमी एक ही बात हो रही है पूरे मार्केट में कि ये टैक्स वो टैक्स, मतलब कहीं भी चले जाएं आपको टैक्स के अलावा कोई बात ही नहीं है। मार्केटें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं, कहीं पे कोई काम नहीं चल रहा। और सबसे ज़्यादा इसमें जो वो आया है फ़र्क, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आया है, क्योंकि उसमें लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, मगर लोग अब इस टाइम पे पैसा नहीं निकाल रहे हैं। उसकी क्या वजह है ये तो गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा जानती है, इदारे ज़्यादा जानते हैं, और आपको भी मालूम है क्योंकि आप इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन इसका कोई हल बज़ाहिर अभी नज़र नहीं आ रहा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आप लोगों के मुशाहिदे से हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, जो बात आप करते हैं वो ज़ाहिरी बात है हम एसिमिलेट करते हैं बाद में, इसीलिए मैं लिखता रहता हूँ चीज़ें ताकि मुझे याद भी रहे। अभी चंद इकदाम का आपने बताया हारून रशीद साहब, बात ये कि इस इंडस्ट्री को सेव करना है। अभी आरिफ शिखानी साहब ने जो सोल्यूशंस बताए, ज़ाहिरी बात है आजकल एम्फेसिस सोल्यूशंस पे, तो मैं चाहूँगा कि आप लास्ट कमेंट इस पर दे दें। हमारे प्रोग्राम का वक्त मैं इसका सोल्यूशन यही है कि देखिए आपके पास जो रियल एस्टेट के अंदर जो पैसा आता है मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानीज का आता है। आपको पता है वो तकरीबन 20 to 24 बिलियन है ना उनकी रेमिटेंस होती है, उसका मेजॉरिटी ऑफ द मनी है ना यहाँ पर आता है। उसके लिए सबसे पहले जो उनको होता है ना प्रॉब्लम जो है ना, आप डॉलर को फिक्स कर दें। ये जो IMF की उन्होंने कंडीशन दी है ना कि फ्री एक्सचेंज का रेट कर दिया है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता जो बात आप कह रहे हैं, मानेंगे ही नहीं। IMF से पैसे ले लिया भाई। मुझे पता है, देखिए IMF से 6 अरब डॉलर लेकर हमें तो 50 अरब डॉलर का नुकसान करवा दिया ना। आप ये तो देखें ना IMF से। दूसरी बात ये आरिफ शिखानी साहब ने बताया नहीं है कि मैं बातें नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो NOCs लेने जाते हैं ना, हर जगह वो पैसे मांगते हैं। ये चोर उचक्के बैठे हुए हैं सारे, ये सारे माली बैठे हुए हैं जो इनकी है ना क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। मैं तो बोलता हूं मैं डरता नहीं हूं किसी से, ठीक है ना। ये सारे माली बैठे हुए हैं, ये इनकी औकात नहीं थी कि ये इधर बैठ जाए, और ये हमको अब तंग करते हैं। हर बात में कहते हैं कि NOC के पैसे दो, इस NOC के पैसे दो, इस NOC के पैसे दो, और फिर 3-3 4-4 महीना में धक्के खिलवाते हैं, ठीक है ना। होना तो ये चाहिए कि हम इन्वेस्टर हैं, हम इधर पैसे लगा रहे, ये वो हमारे ऑफिस में आकर हमारी सारे NOC साइन करें, होना तो ये चाहिए था।
बहरहाल ये बीच में मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि हम जले बैठे नहीं, आजकल हर आदमी जज्बाती हुआ है, जरा सा अपने जज्बात का इजहार करें तो कहते हैं कि नया पाकिस्तान बन गया, रास्ते में मत आओ। ठीक है ना, डॉलर फिक्स नहीं होगा, डॉलर फिक्स नहीं होगा, आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपकी रेमिट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, डॉलर आप फिक्स करते देखिएगा आपका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी आपका इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं होगा तो आपका इन्वेस्टर नहीं आएगा। अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझे बैंक में रखते हुए 14% मिलता है तो मैं क्यों है ना हारिस शेखानी के साथ इन्वेस्ट करूं अपने पैसे को? आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा? मुझे बैंक से मिलने पैसे, मैं वहीं जाऊंगा, बैंक में जाएंगे। ये तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना कि आप पैसे बैंक में रख दो, काम कुछ मत करो, आपको 14% मिलता है, बैठे बैठे आराम खाओ मजे से, ठीक है ना, यही गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। इंटरेस्ट रेट जब तक 10% से नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट जब तक 10% से नहीं आएगा, डॉलर फिक्स नहीं होगा या स्टेबल ना हो जाए, 2-3 साल तक एक रेट पे स्टेबल जो शराइत तय पाई है ना, हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर ये चीजें शामिल नहीं है जो आप बता रहे हैं। आई नो दैट मैं आईएमएफ की पूरी शराइत से, इनसाइडर भी है और आउटसाइडर भी, सारी आईएमएफ की शराइत से मैं वाकिफ हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ा है और मैंने डिस्कस भी किया है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि ये हो नहीं सकता है, लेकिन होना ये चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे सोल्यूशन क्या? हाँ, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है ना, होना ये चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे सर, तो एक मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास वक्त कम है, ये बोलते तो हैं सोल्यूशन प्रोवाइड करो, लेकिन जब हम सोल्यूशन बताते हैं तो कहते हैं कि हो नहीं सकता। नहीं हो नहीं सकता, हाँ, हो नहीं सकता। ये कंडीशन जब बताते हैं तो सोल्यूशन हो नहीं सकता। और यही मैं बताऊं अलमिया है। मैं अब इस चीज़ की तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे आगे घुमसान की जंग और घुमसान की लड़ाई दिखाई देती है, दो ममालिक के दरमियान नहीं, बल्कि इस मुल्क के एक पढ़े लिखे इंटेलिजेंट तबके से एक और जागीरदाराना तबके की आपस में घुमसान की लड़ाई और जंग जारी है, और इसमें बेचारे मीडिया वाले भी फंस रहे हैं। मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन आगे चल के बताऊंगा, किसी दिन मौका मिले। आजकल बेवजह की मशहूरी मिल रही है और मैं मशहूर होना नहीं चाहता। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।